जैसा कि आप लोगों ने इस किताब की चर्चा के पिछले एपिसोड में चुना कि सेना में भर्ती होने के लिए लेखक के पिता के.एम. करियप्पा को अपने पिता यानी थाथा को मनाने की जरूरत थी और इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। लेकिन आखिरकार थाथा मान गए। साल 1918 में जब नौजवानों के सेना में भर्ती के एप्लीकेशंस लिए जाने लगे, तब थाथा करियप्पा को अपने साथ लेकर इंग्लिश चीफ कमिश्नर मिस्टर H.V. कॉब के पास पहुंचे। बाकी बच्चों का इंटरव्यू भी कॉब ही ले रहे थे। वहां 50 वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए 70 दावेदार मौजूद थे, जिसमें से कोडागू से आने वालों के लिए एक ही सीट रखी गई थी। इससे इतना तो साफ हो गया था कि वहां इंटरव्यू के लिए आए हुए हर बच्चे और उसके पिता का बाकी सारे बच्चों और पिताओं के साथ बहुत टफ कंपटीशन था। हर एक पिता चीफ कमिश्नर को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ था। कोई अपनी अंग्रेजी सुनाकर तो कोई अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाकर। हर कोई इस सीट को पाना चाहता था। लेकिन आखिरकार चीफ कमिश्नर सबसे ज्यादा जिससे इम्प्रेस हुए वो थे करियप्पा के पिता। इसलिए उन्होंने इस सीट के लिए करियप्पा को ही चुना। इसके बाद करियप्पा को बस एक रिटन एग्जाम में बैठने की जरूरत थी और इसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश होने की। लेकिन करियप्पा के पिता यानी थाथा ने वहां भी सबको इम्प्रेस कर दिया और करियप्पा को 1 जून 1918 को इंदौर के डॉली कॉलेज के टेम्परेरी स्कूल फॉर इंडियन कैडेट्स आने के लिए कहा गया। लेखक कहते हैं कि इसके बाद सालों तक कॉब और थाथा में काफी अच्छे संबंध बने रहे और जब लेखक का जन्म हुआ तो कॉब उनके गॉडफादर भी बने। करियप्पा के बाकी भाइयों में से अय्यन्ना एक कॉफी प्लांटर बने और एक कंपनी में नौकरी ढूंढ ली। अय्यन्ना का जीवन कोडागू में ही बीता था। अय्यन्ना के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। इसके अलावा नंजप्पा ने कभी शादी नहीं की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी और ट्रेजरर के पद पर काम करते रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शुरुआती दौर में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। नंजप्पा एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। उन्हें क्रिकेट, हॉकी और टेनिस में हरा पाना सबके बस की बात नहीं थी। इसके कुछ सालों के बाद उनकी दिलचस्पी ब्रिज के खेल में हुई। करियप्पा की दोनों बहनों में से बड़ी वाली ने पोनप्पा से शादी की, जो मैंगलोर के एक्साइज इंस्पेक्टर का काम करते थे। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। छोटी बहन बोलाम्मा, जिसे केसी करियप्पा बोलू आंटी कहकर पुकारते थे, उन्होंने एक फॉरेस्ट ऑफिसर से शादी की जिसका नाम चेंगप्पा था। बोलू आंटी ने साल 1930 में हुए जापानी हमले के पहले अपना बहुत समय अंडमान निकोबार आइलैंड में बिताया था। चेंगप्पा को राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी। वो इतने मशहूर थे कि अंडमान में उनके नाम का एक छोटा आइलैंड भी रखा गया था। बोलाम्मा और उनके पति के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। लेखक का कहना है कि उनके पिता के.एम. करियप्पा ने अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत प्यार करते थे। हालांकि छोटी छोटी चीजों को लेकर उनमें झगड़े भी बहुत होते थे, लेकिन इसका असर कभी भी उनके रिश्तों पर नहीं पड़ता था। करियप्पा और उनके भाई बहनों में ये प्यार आखिर तक बना रहा था। लेखक के पिता के लिए आर्मी का एक्सपीरियंस बिल्कुल नया सा था और उन्हें इसके साथ खुद को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा था। पूरा माहौल ही उनके लिए थोड़ा अलग था, क्योंकि उनके बहुत सारे साथी कैडेट्स सोसाइटी के बहुत ऊंचे दर्जे से भी आए हुए थे। कुछ तो बड़े ही एरिस्टोक्रेटेड थे और कुछ राज्यों के ऊंचे पद पर काम कर रहे लोगों के बच्चे थे। सभी बच्चों में और करियप्पा में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और सोशल गैप था। कहां वो वीआईपी के बच्चे और कहां साधारण से थाथा का बेटा के.एम. करियप्पा। भले ही थाथा पैसों के अमीर न हो, लेकिन वो अपने उसूलों से बाकी कईयों से अमीर मालूम होते थे। शुरुआती दिनों की कई मुश्किलें संभालने के बाद करियप्पा को ये एहसास होने लगा कि अगर उन्हें सबके बीच में चमकना है तो कुछ करके दिखाना होगा। हालांकि उनके क्रिकेट और हॉकी के स्किल्स ने अब तक उनके साथियों की नजरें चुरा ली थीं। साथ ही उनमें एक बेहतरीन लीडरशिप की प्रतिभा भी थी, जिससे सभी काफी इंप्रेस हो जाते थे। साल 1919 के 1 दिसंबर को करियप्पा 2nd बटालियन कार्नेटिक रेजिमेंट के तहत कोडागू में पोस्टेड हुए और उन्हें सर्विस नंबर IA 927 अलॉट किया गया। इस सर्विस में 3 महीनों का वक्त बिताने के बाद उन्हें 2nd या 125 नेपियर्स राइफल में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर 5th राजपूताना राइफल्स कर दिया गया था। नेपियर्स राइफल्स में रहते हुए करियप्पा ने इराक में ड्यूटी निभाई
और फिर 2 साल के बाद भारत वापस आकर एक नया रेजिमेंट ज्वाइन किया। ये रेजिमेंट प्रिंस वेल्स का 7th डोगरा रेजिमेंट था। उन लोगों की पोस्टिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुई थी, जहां वो देश की रक्षा के लिए तैनात किए जाते थे। इसके कुछ दिनों बाद ही करियप्पा ने बैप्टिज्म अपना लिया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रह रहे पठान काफी अच्छे योद्धा माने जाते थे। उन सब में एक बहुत बेहतरीन एकता भी थी जो उन्हें अन्य सेनाओं से अलग बनाती थी। लेखक के पिता, जो अब लेफ्टिनेंट करियप्पा के नाम से जाने जाने लगे थे, उन्हें भी एक बार जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने कॉन्वॉय के साथ ऐसे योद्धाओं का सामना करें। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद उनका ट्रांसफर एक बार फिर 7th राजपूत रेजिमेंट के 1st बटालियन में कर दिया गया था। इस रेजिमेंट को क्वीन विक्टोरिया का लाइट इन्फेंट्री भी कहा जाता था। इस ड्यूटी के दौरान कुछ समय के लिए करियप्पा उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में भी रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेज सेना के साथ भारतीयों की भी बनने लगी थी। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि अंग्रेजों को रोमन हिंदुस्तानी सीखने के लिए उनकी मदद लेनी ही पड़ती थी। भारतीय सेना में रहते हुए लेखक के पिता कई अंग्रेजी परिवारों के संपर्क में आए थे, जिन्होंने उनका एक निकनेम रखा था जो कीपर था। ऐसा निकनेम देने का कारण यह था कि अंग्रेजी महिलाओं को उनके नाम को प्रोनाउंस करने में बड़ी मुश्किल होती थी। यह निकनेम आगे जाकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी इस्तेमाल किया था, जब करियप्पा के साथ उनकी गहरी दोस्ती हुई थी। इन सब नामों के अलावा भी उनके दोस्तों और परिवार द्वारा करियप्पा को कैरी और बोजी मावा कहकर भी बुलाया जाता था। सेना में रहते हुए धीरे धीरे करियप्पा की अंग्रेजों के साथ अच्छी भली दोस्ती हो गई थी। पोलो, पेपर चेस के साथ ही हॉकी और क्रिकेट में भी वो अपना कमाल दिखाते रहते थे। करियप्पा चाहे कहीं भी क्यों न रहे, अपने घर पर पैसे भेजने में कभी देर नहीं करते थे। साथ ही कुछ पैसे वो अपने ग्रैंड टूर के लिए भी बचा कर रखते थे। साल 1924 तक करियप्पा ने अपने वर्ल्ड टूर के लिए अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। इसलिए जरा सी भी देर न करते हुए उन्होंने सिंगापुर, चीन और जापान होते हुए दुनिया घूमने का अपना सफर उसी साल शुरू कर दिया। कई देशों में तो उन्हें जासूस भी समझा गया था, लेकिन बाद में उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। जब वो जापान में थे तब उन्हें अम्मया थाई की मौत की खबर मिली थी। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड जाने से पहले यूएसए और कनाडा का भी दौरा किया था। इस सफर के ठीक 30 सालों के बाद जब करियप्पा ऑस्ट्रेलिया में थे तब थाथा की भी मृत्यु हो गई। जब करियप्पा भारत लौटे तो उन्हें मदिकेरी भेज दिया गया ताकि वो लॉर्ड इरविन के कैंप में हिस्सा ले सकें। ये उस समय की बात है जब लॉर्ड इरविन मदिकेरी जाने वाले थे। थाथा अपनी मृत्यु के पहले तक लेखक के पिता की सफलताओं से बहुत खुश थे। इतना ही नहीं, करियप्पा अब कोडागू के मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन चुके थे। उनकी शादी के लिए लड़कियां भी ढूंढी जा रही थीं, लेकिन उस समय करियप्पा ने शादी सेना से ही कर रखी थी। उनके ऊपर के अफसरों ने भी ये नियम बना रखा था कि कोई भी अफसर 25 की उम्र से पहले शादी नहीं करेगा। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वो अपनी पूरी एनर्जी देश की सेवा में लगा सके। करियप्पा के सेना के करियर का अगला इंपॉर्टेंट फेज तब आया जब साल 1932 में वे स्टाफ कॉलेज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। उन्हें इस दौरान ब्रिटिश कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग करने का मौका भी मिला था। इस यूनिट के स्मार्टनेस और प्रोफेशनलिज्म से लेखक के पिता इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने बहुत सालों बाद इसी तरह का एक ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बनाने का निश्चय किया था। करियप्पा ने इस टीम के लिए खुद अच्छे अफसरों का चुनाव किया था। भारतीय सेना के बटालियनों में से पहले 4 बटालियनों का निर्माण लेखक के पिता ने ही करवाया था। उस समय अफसरों को चुने जाने के लिए एक बहुत मुश्किल रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। इस चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी करियप्पा पर भी थी। इस दौरान उन्होंने कई ट्रूप्स के साथ गांवों में वक्त बिताया था और ब्रिटिश आर्मी के 2 यूनिटों के साथ उन ट्रूप्स की ट्रेनिंग भी की थी। भारतीय सेना में अपने कदम रखने के बाद के.एम. करियप्पा के जीवन का एक और जरूरी कदम था लेखक की मां से उनकी शादी, जिसके बारे में सुनने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर।